नमस्कार, आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। आक्रमण एक ऐसा शो, एक खास प्रोग्राम जहां जंग की हर चिंगारी को हम आग बनने से पहले पकड़ते हैं। दुनिया इस वक्त जंग की भट्टी में तप रही है। हर दिशा से बारूद की गंध आ रही है, हर मोर्चा धधक रहा है और इन्हीं आग की लपटों में कई देश झुलस रहे हैं। आज हम आपको जंग की जो 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, वो 3 मोर्चे हैं, 3 खतरे हैं और दुनिया के बीच 3 सबसे गर्म तनाव। पहली तस्वीर यूक्रेन से है, जहां रूस ने एक बार फिर से तबाही का ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है कि पूरा देश लपटों में घिरा नजर आ रहा है। चाहे वो कीव हो, लवीव हो, टर्नोपिल हो, खारकीव हो, शहर के ऊपर सिर्फ मलबे की धूल है और टूटे सपनों का सन्नाटा। ऊर्जा का ढांचा बिखर चुका है, बिजली पानी के सिस्टम ठप हो चुके हैं, लाखों लोग अंधेरे और खौफ में फंसे हुए हैं। यूक्रेन पूछ रहा है कि आखिर ये जंग कहां जाकर थमेगी और दुनिया देख रही है कि रूस पीछे हटने के मूड में नहीं है। दूसरी तस्वीर रखेंगे जहां रूस और ब्रिटेन के बीच भी तनाव चरम पर जाने लगा है। ब्रिटेन के सैन्य पायलटों ने दावा किया है कि रूसी जासूसी जहाज की मौजूदगी और उसके लेजर इंटरफेस ने पूरे यूरोप को चिंतित कर दिया है। ब्रिटेन कह रहा है, हमें पता है रूस क्या कर रहा है और हम उसके हर कदम पर निगाह रख रहे हैं। समुद्र में जहाज, आसमान में सर्विलांस विमान और दोनों देशों के बीच भरोसे की डोर अब बेहद पतली हो चुकी है। यानी दूसरा मोर्चा सीधे सीधे नेटो के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अब तीसरी तस्वीर जो आ रही है मध्य पूर्व से, जहां ईरान ने एक बार फिर मिसाइल क्षमता का प्रदर्शन किया है। नई बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट, जिसने दुनिया को साफ मैसेज दिया है कि ईरान अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के एजेंडे पर तेजी से काम कर रहा है। अमेरिका और इजराइल पहले से ही अलर्ट हैं। पश्चिमी देशों को चिंता है कि क्षेत्र में बढ़ती मिसाइल शक्ति कहीं नए तनाव, नए टकराव और नए भू राजनीतिक तूफान की शुरुआत न कर दे। और यह है आज की जंग की 3 तस्वीर। पहली तस्वीर धुआं बनता यूक्रेन, दूसरी तस्वीर रूस और ब्रिटेन का समुद्री तनाव और तीसरी तस्वीर ईरान की बढ़ती मिसाइल शक्ति। दुनिया के तीनों कोनों में युद्ध की आहट तेज है और सवाल सिर्फ इतना है कि क्या यह तस्वीर आने वाले दिनों में भयावह होगी? क्या पूरी दुनिया जंग की चपेट में आ जाएगी? लेकिन शुरुआत कर रहे हैं, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन पर साल का सबसे बड़ा अटैक रूस ने किया है। यूक्रेन के 14 शहरों को दहला दिया है रूस ने। 48 बैलिस्टिक मिसाइल मारे हैं, 530 ड्रोन हमले किए हैं, 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 130 से ज्यादा घायल हुए हैं। रूस का लवीव में विध्वंसक हमला सामने आया है। लवीव में रूस ने ड्रोन अटैक किया है। लॉजिस्टिक सेंटर से धुआं उठता हुआ दिखा है। लवीव में ऊर्जा ठिकाने भी तबाह हो गए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि तस्वीर आप देखिए, उसके बाद एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। 14 शहरों को एक साथ रूस ने दहला दिया। बैलिस्टिक मिसाइल मार मार के पूरे यूक्रेन को धुआं धुआं कर दिया। और देखिए, पूरे शहर में अंधेरा, लेकिन जैसे ही ये ब्लास्ट, ये मिसाइल्स फटते, ये ब्लास्ट होते, पूरे शहर में अचानक से रोशनी दिखने लगती। और ये तबाही के बाद का मंजर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये देखिए तस्वीर आपको जो हम दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर लवीव से आ रही है। रूस ने लवीव पर बहुत बड़ा विध्वंसक हमला किया है, ड्रोन अटैक किया है। लॉजिस्टिक सेंटर से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया है। लवीव में ऊर्जा ठिकाने तबाह हो गए। पश्चिमी यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला है ये, जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, इस वक्त जो आपको दिख रहा होगा, लवीव पर हमले की यह तस्वीर है। ये उसी हमले की तस्वीर है जो बैलिस्टिक मिसाइल मारा गया रशिया की तरफ से, वो यूक्रेन में जाकर फटा। तो लवीव में तबाही की तस्वीर कैसे सामने आई, वो आपके सामने है। अब आपको बताते हैं रूस के इस कहर से यूक्रेनी शहर कैसे कांप रहे हैं। एक एक करके आपको वो आंकड़ा भी देते हैं। रूस ने एक साथ 14 शहरों को टारगेट किया। ड्रोन अटैक की संख्या थी 525, यानी 525 ड्रोन एक साथ रूस से उड़े और यूक्रेन में जाकर फट गए। 48 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया यूक्रेन पर हमले के लिए। एक साथ 48 मिसाइल यूक्रेन के लिए निकले रूस से और यूक्रेन में जाकर फटे। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 25 लोगों की मौत हो गई है, 130 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।
मारे गए लोगों की संख्या बढ़ भी सकती है। कहां कहां हमला हुआ, किन किन जगहों को निशाना बनाया गया, ये भी देखते हैं। सबसे पहले पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया, गैस स्टेशन को निशाना बनाया गया, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, अस्पताल, स्कूल, पोस्ट ऑफिस को निशाना बनाया गया। प्रशासनिक इमारतों को नुकसान हुआ है, प्रशासनिक इमारतों को भी निशाना बनाया गया है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, रूस के हमलों से खार्किव टहल उठा है। खार्किव में भी इस्कंदर मिसाइल अटैक हुआ है। मिसाइल अटैक से कई जगह एक साथ आग लग गई। खार्किव में 12 जगहों पर जबरदस्त धमाके हुए हैं। हमले में 42 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वोलोस्का जो सैन्य ठिकाना है वो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। जो वोलोस्का सैन्य ठिकाना है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो हमला हुआ है ये भी उसी हमले का हिस्सा था और वहां पर कहा जा रहा है कि वोलोस्का में एक सैन्य ठिकाना था जो कि तबाह बर्बाद हो गया है। जबरदस्त धमाका हुआ रूस के खार्किव में और 12 जगहों पर आग लग गई। जो कहां अभी तक हमला किया है रूस ने वो अब जल्दी से आपको दिखा देते हैं। टेर्नोपिल में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है क्योंकि टेर्नोपिल में बहुत बड़ा अटैक हुआ है। लवीव में लॉजिस्टिक सेंटर तबाह कर दिए गए। इसके अलावा कार्पेथियन में यूक्रेनी एनर्जी सेंटर्स को निशाना बनाकर उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया है। फिर आइए खार्किव में यूक्रेन सप्लाई रूट को यहां पर ध्वस्त कर दिया गया है। फिर कीव चलिए, वहां पर रिहायशी इलाकों पर निशाना साधा गया। फिर माइकोलाइव चलिए, वहां पर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया। फिर बारी आती है चेरकासी की। चेरकासी में पावर ग्रिड को काफी नुकसान हुआ है जिसकी वजह से बिजली सप्लाई इस इलाके में ठप है। फिर है बारी इवानो फ्रैंकोविच की, देखिए जहां पर कई इलाकों में एक साथ आग लग गई क्योंकि एक साथ कई मिसाइलें यहां पर आकर गिरी थी। और इसके बाद प्रेकरपतिया जो इलाका है वहां पर एनर्जी ठिकाने बहुत ज्यादा हैं रूस के, उसको निशाना बनाया गया और उन एनर्जी सोर्स को ध्वस्त कर दिया गया। वहां से भी यूक्रेन को काफी नुकसान हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, मिर्नोग्राद में रूसी दबाव और हमले तेज कर दिए गए हैं। मिर्नोग्राद में अटैक का एक और वीडियो सामने आया है। FAB-3000 ग्लाइड बम से इमारत को नुकसान हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। FAB ग्लाइड बम का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जैसे ही यह अटैक हुआ वहां पर फायर फाइटर्स पहुंचे, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया गया। इमारत की स्थिति देखिए, ये क्या हो गई। इमारत की स्थिति एक रिहायशी इमारत, एक रिहायशी इलाका जिसको रूसी हमले में तबाह कर दिया गया। तस्वीरें परेशान करती हैं लेकिन जंग की हकीकत यही है, जंग की असली तस्वीर यही है। तबाही और बर्बादी के निशान ही आखिर में बच जाते हैं और यही यूक्रेन के साथ हो रहा है। तो क्या व्लादिमीर पुतिन ने अब ठान लिया है, मन बना लिया है कि यूक्रेन का विनाश तय है? क्योंकि रूस ने एक साथ यूक्रेन के 14 शहरों पर ऐसा कहर बरपाया कि पूरा इलाका आग की लपटों से धू धू करके जलने लगा। कीव से लेकर लवीव, टेर्नोपिल से लेकर खार्किव तक हर तरफ सिर्फ बारूद, मलबा और तबाही के धुएं का गुबार। ऊर्जा ढांचा बर्बाद, पावर स्टेशन तबाह, अस्पताल खंडहर और 70% यूक्रेन में ब्लैकआउट। पुतिन की सैन्य रणनीति साफ दिख रही है कि अगर युद्ध विराम कभी हुआ भी तो उससे पहले यूक्रेन को इतना तोड़ दिया जाएगा कि वो शायद उसे दोबारा उठने में सदियों लग जाए। रूस लगातार हमला कर रहा है और दुनिया देख रही है कि पुतिन को रोकने वाला कोई नहीं है। यूक्रेन आज एक बार फिर आग और धुएं की चादर में लिपटा हुआ है। चौदह शहर, 48 से ज्यादा मौतें,
ऊर्जा ढांचे से लेकर अस्पतालों तक सब कुछ तबाह। और सवाल सिर्फ एक, क्या रूस अब किसी भी कीमत पर यूक्रेन को घुटनों पर लाने की आखिरी कोशिश कर रहा है? रूस का हमला सामान्य हमला नहीं था, ये एक टोटल डिस्ट्रक्शन ऑपरेशन की तरह था। रात के अंधेरे में रूसी मिसाइलें आसमान से बरसी, ड्रोन की गूंज ने यूक्रेनी शहरों को दहशत की गिरफ्त में ले लिया और फिर एक के बाद एक 14 शहरों में तबाही की दास्तान लिखी गई। कीव, लवीव, तेर्नोपिल, ज़ेपोरिज़िया, खार्किव, मिकोलेव, चेरकासी, चेरनीहिव, हर तरफ सिर्फ धुआं, हर तरफ सिर्फ चीखे, हर तरफ सिर्फ मलबा। रूस का निशाना सिर्फ शहर या सैनिक नहीं थे, उसके निशाने पर था यूक्रेन का दिल। यूक्रेन का ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर स्टेशन उड़ा दिए गए, गैस स्टेशन जल उठे, ट्रांसमिशन लाइनों में आग लग गई, हॉस्पिटल, रिहायशी इलाके और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ राख हो गए। और नतीजा, यूक्रेन का 70% हिस्सा गहरा, ठंडा, डरावना अंधेरों में छाया हुआ रहा। जिस देश में सर्दियों का तापमान जान ले सकता है, वहां ब्लैकआउट सिर्फ बिजली की कटौती नहीं, ये मौत का निमंत्रण है। बिजली गई तो पानी गया, पानी गया तो अस्पतालों में सिस्टम ठप हो गए। एयर डिफेंस रडारों से लेकर सैन्य कम्युनिकेशन सब पर असर पड़ा। यूक्रेनी फोर्सेस ने कहा, इस तरह के ब्लैकआउट में लड़ाई लड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन जो सबसे बुरा हुआ वो हुआ खार्किव में। रूस की मिसाइलें एक के बाद एक खार्किव की जमीन पर बरसती रही। बिजली ग्रिड से लेकर पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल से लेकर मार्केट एरिया तक हर चीज को टारगेट किया गया। हमले के बाद खार्किव में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। अस्पतालों में जगह नहीं, एम्बुलेंस घंटे भर लाइन में और लोग अपने ही शहर में शरणार्थी बनते दिख रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्यों इतने बड़े पैमाने पर हमला, क्यों एक ही रात में 14 शहरों को निशाना बनाया गया, क्यों ऊर्जा संरचना को साफ साफ टारगेट किया गया। कई जानकार कह रहे हैं कि पुतिन ने ठान लिया कि अगर युद्ध विराम होना ही है तो उससे पहले यूक्रेन को इतना तोड़ दो कि वो उठने लायक ना बचे। ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा, ज्यादा से ज्यादा दबाव और यूक्रेन की जनता और सेना दोनों को मानसिक रूप से तोड़ने की रणनीति।
रणनीति साफ है कि यूक्रेन को अंधेरों में डुबा दो, उसकी अर्थव्यवस्था रोक दो, फिर वार्ता की टेबल पर उसे घुटनों पर ले आओ। लेकिन यूक्रेन भी झुकने वालों में से नहीं। अंधेरे में डूबी सड़कों पर भी यूक्रेनी फोर्सेस अपनी मोर्चाबंदी में जुटी हैं। पावर इंजीनियर, फायर डिपार्टमेंट, रेस्क्यू टीमें बिना नींद, बिना आराम हर शहर में बहाली का काम कर रही हैं। कीव प्रशासन ने कहा, हमारी लड़ाई सिर्फ मोर्चे पर नहीं है, हर घर, हर बिजली के खंभे, हर पानी की पाइप पर लड़ रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक या रणनीतिक नहीं, ये इंसानों की लड़ाई है। यूक्रेन के लोग कह रहे हैं कि हमने युद्ध देखे हैं, लेकिन ऐसा अंधेरा कभी नहीं देखा। एक बच्चा मोबाइल की रोशनी में होमवर्क करता दिखता है। एक माँ अस्पताल के बाहर खड़ी हो रही है क्योंकि बिजली जाने से उसके बच्चे की मशीनें बंद हो गई हैं। हमला सिर्फ यूक्रेन को चेतावनी नहीं था, दुनिया को संदेश था कि पुतिन यह दिखाना चाहते हैं कि हम अभी भी ताकतवर हैं। हम अभी भी वार्ता की शर्तें तय कर सकते हैं और हम अपने लक्ष्य पूरे किए बिना पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये भी सच है कि हर हमला रूस को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और ज्यादा अलग थलग कर रहा है। पश्चिम अब और सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। इस हमले के बाद सवाल और गहरा हो गया है। क्या रूस युद्ध खत्म करना चाहता है या इसे एक नए ज्यादा खतरनाक दौर में ले जा रहा है? क्या आखिरी बड़ा प्री सीज फायर स्ट्राइक है या आने वाले दिनों में और भी भयानक हमले देखने को मिलेंगे? यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये एक रणनीतिक दांव है जिसमें पुतिन शायद एक ही बार में ज्यादा से ज्यादा नष्ट करना चाहते हैं ताकि यूक्रेनी कार्रवाई और आत्मा दोनों पर भारी दबाव डाला जा सके। वही यूक्रेन के सामने दो रास्ते हैं, या तो इस भय और अंधेरे में धैर्य बनाए रखे या फिर से खड़ा हो या जल्दबाजी में किसी समझौते की तरफ झुके जिससे उसे बड़ी जद्दोजहद के बाद मिली स्वतंत्रता गंवानी पड़े। लेकिन इतिहास बताता है, अंधेरा जितना गहरा हो सुबह उतनी ही जोरदार होती है। यूक्रेन ने अब तक कई कठिनाइयां झेली हैं और ये हमला उसकी मजबूत इच्छा, उसके जुझारूपन और उसकी भरोसेमंद जनता की ताकत की परीक्षा है। दुनिया की निगाहें अब उस पर टिकी हैं। क्या इस हमले के बाद भी पश्चिमी समर्थक पक्के खड़े होंगे और क्या यूक्रेनी पुनर्निर्माण की राह पर फिर से चल पड़ेगा, अपनी क्षतिग्रस्त ऊर्जा प्रणाली को दोबारा खड़ा कर सकेगा? अंधेरा कितना भी गहरा हो, सुबह कभी गायब नहीं होती। यूक्रेन की सड़कों पर भले ही धुआं छाया हो, लेकिन लोगों ने उम्मीदों का हाथ नहीं छोड़ा। हर गिरती इमारत के साथ, हर उड़े हुए ट्रांसफार्मर के साथ, हर ब्लैकआउट के साथ यूक्रेन की जिद और मजबूत होती जा रही है। जंग जारी है, हमले जारी हैं, तबाही जारी है, लेकिन लड़ाई भी जारी है। और लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, साहस की है, जज्बे की है और जिंदगी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और आक्रमण में इस वक्त आपको बड़ी खबर बताते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने जेलेंस्की पर तंज कसा है। जेलेंस्की के निर्णय सिर्फ दिखावे के लिए, पुतिन ने कहा है। रूसी सेना जीत हासिल कर रही है, पुतिन ने दावा किया है। और पुतिन ने यह भी दावा किया है कि यह जंग जल्द ही रूस जीत जाएगा। तो क्या यूक्रेन जंग हार रहा है या हार चुका है, यह इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। तो फिर पुतिन की प्लानिंग क्या है, पुतिन का प्लान सर्वनाश क्या है, ये आइए नजर डालते हैं। उसकी वजहें क्या क्या बनी हैं, ये आपको दिखाते हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए तो वजह नंबर 1, यूक्रेन ने बेलग्राद में ATACMS से हमले किए हैं। अमेरिकी मिसाइल से हमलों के बाद रूस भड़क गया है। रूस ने ATACMS हमलों का भीषण बदला लिया। वजह नंबर 2, अमेरिका ने तैयार किया 28 सूत्री युद्ध विराम प्रस्ताव और सीजफायर से पहले ज्यादा जमीन कब्जाने का प्लान है कि जैसे ही सीजफायर से पहले ज्यादा से ज्यादा जगह रूस के पास आ जाए। मिर्नोग्राद में रूसी दबाव और हमले तेज कर दिए गए। मिर्नोग्राद में अटैक का वीडियो भी सामने आया है, जहां फैब 3000 ग्लाइड मिसाइल से एक पूरी इमारत तबाह हो गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस पर यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार देखने को मिला है। यूक्रेनी सेना ने पर्म में ड्रोन अटैक किया है। ड्रोन हमलों से गैस टैंकर में भीषण आग लग गई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये देखिए ड्रोन हमले में किस तरह से गैस टैंकर को निशाना बनाया गया। जहां भी एनर्जी की बात आ रही है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो ऑयल हो, हर एक छोटी से छोटी मूवमेंट पर रूस नजर बनाए हुए है और ड्रोन के जरिए उनको नेस्तनाबूद कर रहा है, ध्वस्त कर रहा है। और जल्दी से आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। यूक्रेन का रूस पर पलटवार सामने आया है। नोवोपाविल्का में यूक्रेनी सेना का अटैक सामने आया है, जहां पर रूसी सैन्य ठिकाने पर बड़ा हमला किया गया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये देखिए किस तरह से एक ड्रोन से हमला किया गया, जो ड्रोन कैमरे से लैस था और रूसी सैन्य ठिकाना इसे बताया जा रहा है, जिसे निशाना बनाया गया। हालांकि कहा जा रहा है कि इसमें रूस को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि रूसी सैन्य ठिकाने को निशाने पर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया में इधर भी हलचल मची हुई है। अमेरिका के हालिया न्यूक्लियर टेस्ट के बाद रूस, चीन और ईरान गुस्से से लाल हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता की लहर है। इससे वैश्विक सुरक्षा को कितना खतरा है, विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि तनाव और बढ़ सकता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर रणनीतिक दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह घटनाक्रम उनके लिए मुश्किलें बढ़ाएगा? और अब सवाल यह भी उठता है कि इस तूफान के बीच राष्ट्रपति ट्रंप किस मोड़ पर हैं? क्या ट्रंप इस बहाने फिर गिर जाएंगे या इस खेल में अपनी पकड़ बनाकर रखेंगे? दुनिया आज फिर वही खड़ी है, जहां एक गलती, एक आदेश, एक परीक्षण पूरी धरती को नई परमाणु होड़ में झोंक सकता है। क्योंकि रूस ने न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी है। और सवाल सिर्फ यही नहीं कि रूस क्या करेगा, सवाल है रूस कौन सा हथियार टेस्ट करने वाला है। यह आशंका है जिसने पूरी दुनिया को सहमा दिया है। कूटनीतिक गलियारों से लेकर सैन्य थिंक टैंक्स तक हर तरफ सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा है, न्यूक्लियर शटडाउन। और इसकी वजह है अमेरिका का वो कदम जिसने पूरी दुनिया को अचानक झटका दे दिया। अगस्त 2025 यूटा का हिल एयरबेस और आसमान की तरफ उड़ान भरता स्टील की चमक से लिपटा
F-35। दुनिया का सबसे एडवांस स्टील्थ फाइटर, लेकिन इस उड़ान में कुछ अलग था। इस F-35 के पेट में लड़का था वो हथियार जिसने शीत युद्ध की राख में एक बार फिर चिंगारी फूंक दी है। B-61 12 न्यूक्लियर बम। हाँ, अमेरिका ने बिना किसी शोर, बिना किसी चेतावनी चुपचाप इस परमाणु बम का फ्लाइट टेस्ट कर लिया। Item 133, first stage ignition to missile. Item 133, first stage ignition to missile. इस मिशन का लक्ष्य था नेवेडा का टोनोपा टेस्ट रेंज, आसमान में उड़ता F-35, टारगेट लॉक और फिर बम रिलीज। एक ड्रॉप, एक परीक्षण, लेकिन पूरा विश्व संतुलन हिलाने के लिए काफी है। ये बम बिना न्यूक्लियर वॉरहेड, लेकिन इसकी रणनीतिक अहमियत धमाके से भी ज्यादा भारी है। अमेरिका ने ये परीक्षण रूस, चीन और ईरान तीनों को अंधेरे में रखकर किया है, बल्कि यूं कहा जाए कि दुनिया अंधेरे में है, किसी को भनक तक नहीं लगी। फिर टेस्ट के बाद आया डोनाल्ड ट्रंप का बयान, जिसने पूरी दुनिया को और ज्यादा परेशान कर दिया। ट्रंप ने कहा, अमेरिका को न्यूक्लियर क्षमता में हमेशा आगे रहना ही होगा। लेकिन यह बयान टेस्ट के पहले नहीं, बाद में दिया गया। यानी दुनिया को पहले लैब में रखकर परमाणु संतुलन का समीकरण बिना बताए बदल दिए गए। और अब ये खबर सीधे मॉस्को की नसों में चढ़ चुकी है। रूस, जिसने पहले कहा था कि वो किसी नए परमाणु टेस्ट में दिलचस्पी नहीं रखता, अब खुलकर बोल रहा है। रूसी रणनीतिक विशेषज्ञ, क्रेमलिन के सैन्य सलाहकार, सबका एक ही टोन, अमेरिका ने टेस्ट किया है, अब रूस चुप नहीं बैठेगा। क्रेमलिन के इर्द गिर्द हलचल बढ़ गई है और संकेत साफ है, रूस जल्द ही अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। सबसे बड़ा सवाल, रूस आखिर कौन सा हथियार टेस्ट करने जा रहा है? अफवाहों, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और सैन्य विश्लेषणों की माने तो सरमत SICBM का नया वर्जन, पोसिडॉन अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन या फिर रणनीतिक मिनी न्यूक। ग्लोबल सुरक्षा एजेंसियां इन सभी हथियारों को अगले संभावित परीक्षण विकल्प के तौर पर देख रही है। रूस का हर नया टेस्ट अमेरिका से एक कदम बड़ा, एक कदम भारी और दुनिया के लिए एक कदम ज्यादा खतरनाक हो सकता है।
अब वही मोड़ जिसे देखते हुए दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियां बेचैन हैं। अमेरिका के इस टेस्ट के बाद जियोपॉलिटिकल विश्लेषकों ने एक नया खतरा उठाया है। क्या पुतिन, शी जिनपिंग और ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई मिलकर एक नया परमाणु रणनीतिक मोर्चा खड़ा कर सकते हैं? ये सवाल सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि कई रिपोर्ट्स का दावा है कि रूस, चीन, ईरान पहले से ही सैन्य ऊर्जा और ड्रोन तकनीक में करीब आ चुके हैं। अगर ये तीनों न्यूक्लियर रणनीति में भी एक समान लाइन अपनाने लगे तो दुनिया के लिए ये आने वाले दशक का सबसे बड़ा सुरक्षा संकट बन सकता है। अमेरिका के लिए टेस्ट पर चीन की चुप्पी रूस से ज्यादा खतरनाक मानी जा रही है। बीजिंग ने कोई बयान नहीं दिया, कोई निंदा नहीं की, कोई चेतावनी भी नहीं दी और यही चुप्पी कई विश्लेषकों के लिए खामोश रणनीति का संकेत है, क्योंकि चीन पहले ही परमाणु हथियारों की तैनाती 3 गुना बढ़ाने की रोडमैप पर काम कर रहा है। अमेरिका का B61-12 टेस्ट चीन को तेजी से अपनी न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव करने के लिए प्रेरित कर सकता है। और बात ईरान की मध्य पूर्व का वो खिलाड़ी जो हमेशा से परमाणु फार्मूले के सबसे नजदीक माना जाता रहा है। इजराइल और अमेरिका के साथ तनाव की आग में झुलसता ईरान अब फिर से अपने न्यूक्लियर कोर्स की ओर मुड़ सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर अमेरिका और रूस दोनों तरफ से परमाणु हलचल तेज करेंगे तो ईरान के लिए ये परमाणु बैलेंस ऑफ पावर में वापसी का मौका होगा। ये वही स्थिति है जिससे मध्य पूर्व सबसे ज्यादा अस्थिर हो सकता है। इन तीनों का एक साथ सक्रिय होना रूस, चीन, ईरान दुनिया के लिए किसी न्यू एक्सेस ऑफ न्यूक्लियर पावर की तरह होगा। ये तीनों अलग अलग मोर्चों पर अमेरिका के लिए चुनौती रहे हैं, लेकिन अगर एक साथ स्ट्रेटेजिक लाइन में खड़े हो गए तो अमेरिका के लिए 21वीं सदी की सबसे खतरनाक चुनौती बन जाएगी। इसकी सबसे बड़ी वजह तीनों देशों का अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग रणनीति और अलग अलग हथियार सिस्टम। एक कोने में अमेरिका F-35 से B61-12 का परीक्षण यानी नेटो को नया परमाणु संबल, दूसरे कोने में रूस अपना जवाबी टेस्ट तैयार कर रहा है। हाइपरसोनिक और अंडर वाटर न्यूक्लियर हथियारों में बढ़त और तीसरे कोने पर चीन मिसाइलों को बढ़ा रहा है, ICBM रेंज बढ़ा रहा है और अब चुपचाप रहकर साल के भीतर नई घोषणा कर सकता है। इस त्रिकोण के बीच में खड़ा ईरान, जिसके निर्णय से मध्य पूर्व का भविष्य तय हो सकता है। और ये पूरा संकट तेज तब हुआ जब ट्रंप ने टेस्ट के बाद बयान दिया, अमेरिका के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर सिस्टम होना चाहिए और रहेगा।
अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये बयान टेस्ट से पहले आता तो कूटनीतिक विरोध हो सकता था, लेकिन ये टेस्ट के बाद आया है, जिससे ये संदेश गया अमेरिका बिना चेतावनी अपनी परमाणु नीति बदलेगा। दुनिया के वैज्ञानिक डूम्सडे क्लॉक को सालों से मिनटों और सेकंडों में मापते रहे हैं, लेकिन इस बार एक टेस्ट ने घड़ी की सुई को मानो सीधे तेज मोड़कर धकेल दिया है। अमेरिका की तैयारी, रूस का जवाब, चीन की चुप्पी, ईरान की संभावित वापसी, ये सब कुछ एक नए परमाणु शीत युद्ध की शुरुआत की तरफ इशारा कर रहा है। दुनिया आज इंतजार में है। क्या रूस अपना परीक्षण करेगा? क्या चीन नई हाइपरसोनिक परमाणु घोषणा लेकर आएगा? क्या ईरान वापस रास्ता मोड़ देगा? और क्या पुतिन, शी, खामनेई वाकई एक नया रणनीतिक मोर्चा बना सकते हैं? ये वो सवाल है जो आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इधर यूरोप में भी तनाव जो है वो चरम पर है, क्योंकि रूस की एक हरकत ने ब्रिटेन को हिलाकर रख दिया है। ब्रिटिश पायलटों ने दावा किया है कि रूसी जासूसी जहाज ने उन पर लेजर बीम दागी और अचानक आसमान में उड़ रहे पायलटों की आंखों में चमकदार रोशनी सी जब पड़ी तो उनकी आंखें चौंधिया गई। ये वही रूसी जहाज है जो ब्रिटेन की समुद्री सीमा के बिल्कुल करीब गश्त कर रहा था, और नेटो देश पहले से ही इसे हाई रिस्क स्पाई शिप बता चुके हैं। ब्रिटेन ने रूस को कड़ी चेतावनी दी है, हम जान रहे हैं तुम क्या कर रहे हो, और अब हम भी नजर रखेंगे और जवाब भी देंगे। रूसी लेजर बीम से पायलटों की विजन प्रभावित होना सिर्फ उकसावा नहीं, ये सीधे सीधे हवाई सुरक्षा पर हमले के तौर पर देखा जा रहा है। यूरोप में खलबली है, नेटो में बेचैनी है, और ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियों में अलर्ट की घंटियां बज चुकी हैं। क्योंकि रूस ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जो सीधे सीधे नेटो की तंत्रिकाओं पर वार करता है। ब्रिटेन की समुद्री सीमा के बिल्कुल करीब रूस का डरावना जासूसी जहाज यानतार दिखा गया। और इस बार सिर्फ मौजूद नहीं, ब्रिटिश पायलटों पर लेजर तक दाग दिए गए। दुनिया पूछ रही है, ये सिर्फ जासूसी है या समुद्र के नीचे छुपा कोई और खेल? एक जहाज, लेकिन इतना डर क्यों? क्योंकि यानतार कोई आम जहाज नहीं, यानतार है रूस की सबसे रहस्यमय, सबसे गुप्त और सबसे खतरनाक समुद्री तकनीकों में से एक। यानतार वो जहाज जिसे पश्चिमी खुफिया एजेंसियां रूस के अंडर वाटर स्पाई फैक्ट्री कहती हैं, और ब्रिटेन के अनुसार ये जहाज समुद्र के नीचे बिछे ग्लोबल इंटरनेट और मिलिट्री कम्युनिकेशन केबलों को भी निशाना बना सकते हैं।
कुछ तब शुरू हुआ जब स्कॉटलैंड के नॉर्थ सी जोन में रॉयल नेवी की रडार पर एक अनजान हरकत दर्ज होती है। थोड़ी देर बाद डेटा क्लियर होता है और सामने आता है रूस का वही जहाज यानतार। यानतार ब्रिटेन की सीमा के बिल्कुल किनारे धीमी रफ्तार से गश्त कर रहा था और वो जगह वही इलाका है जहां से नेटो देशों के कई अंडर वाटर कम्युनिकेशन केबल गुजरते हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हेली ने सीधे सीधे रूस को चेतावनी दी, हमें पता है कि वो यहाँ क्यों है, हमें पता है वो क्या कर रहा है और अगर उसने सीमा लांघी तो ब्रिटेन उसके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार है। ये चेतावनी सिर्फ बयान नहीं, ये खतरनाक गेम चेंजर है। यानतार के देखते ही ब्रिटेन तुरंत एक्शन में आ गया। रॉयल नेवी ने भेजे फ्रिगेट, वारशिप, निगरानी जहाज और ऊपर से RAF का P-8 पोसिडन विमान। ये सभी यानतार की हर हरकत, हर मोड़ पर, हर मीटर की दूरी पर नजर रख रहे हैं। समुद्र की लहरें शांत थी, लेकिन माहौल एकदम युद्ध जैसा। और फिर आया वो पल जिसने पूरे नेटो को झकझोर दिया। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने कहा, यानतार ने पहली बार हमारे पायलटों पर लेजर का इस्तेमाल किया। ये लेजर उन पैसिव ब्लाइंडिंग टूल्स जैसे होते हैं जो पायलटों की विजन, नेविगेशन और कैमरा सिस्टम को डिसऑरिएंट करते हैं। यानी ये सिर्फ देखने वाली जासूसी नहीं, ये हस्तक्षेप है, ये प्रत्यक्ष आक्रामक व्यवहार है। हिली ने इसे बेहद खतरनाक बताते हुए कहा कि सरकार इस घटना को बेहद गंभीर मानती है। अब बात यानतार की ताकत की, उसके कारण पश्चिमी देशों में इतना डर है। यानतार जहाज साल 2015 में रूस की नौसेना में शामिल हुआ, लेकिन ये जहाज असल में एक गुप्त एजेंसी GUGI के अधीन काम करता है, जो रूस की गहरी समुद्री जासूसी एजेंसी है। GUGI के पास वो तकनीक है जो समुद्र के 6000 मीटर नीचे जाकर जासूसी कर सकती है, और यानतार में होती है इसके सबसे खतरनाक क्षमताएं। डीप सी ड्रोन, मिनी सबमरीन, अंडर वाटर रोबोटिक आर्म, हाईटेक और मैपिंग सिस्टम, और सबसे डरावनी क्षमता, समुद्र के नीचे केबल को काटने या नष्ट करने का सामर्थ्य। पश्चिमी देश कहते हैं, अगर इन केबलों को छेड़ा जाए तो सिर्फ इंटरनेट नहीं जाएगा,
बल्कि बैंकिंग सिस्टम, मिलिट्री कम्युनिकेशन, सैटेलाइट लिंक और नेटो की रक्षा कमांड सब कुछ प्रभावित हो जाएगा। ब्रिटेन और नेटो का मानना है कि यानतार के दो चेहरे हैं। पहला, शांति के समय समुद्र की गहराइयों की मैपिंग, निगरानी और डेटा इकट्ठा करने का मिशन। और दूसरा, युद्ध के समय सबोटाज यानी दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को पानी के नीचे से उखाड़ फेंकना। यानी युद्ध जमीन पर शुरू हो या नहीं, समुद्र के नीचे पहले से तैयारी जारी रहती है। और जो बात ब्रिटेन को और चिढ़ा रही है वो ये पहली बार नहीं, यानतार साल में दूसरी बार ब्रिटिश जल क्षेत्र के इतने करीब आया। पहली बार भी ब्रिटेन ने चेतावनी दी थी कि, लेकिन इस बार बात अलग है क्योंकि लेजर का इस्तेमाल कर यानतार ने सीमा पार करने का संकेत दिया है। नेटो विश्लेषक कह रहे हैं ये घटना समुद्र में चल रहे अदृश्य युद्ध की शुरुआत हो सकती है। पश्चिमी देशों की सुरक्षा एजेंसियां पहले ही चेतावनी दे चुकी हैं कि आने वाले समय में असली युद्ध आसमान या जमीन पर नहीं, समुद्र की गहराइयों में हो सकता है। और यानतार उसी युद्ध का साइलेंट वेपन है। ब्रिटेन अब सिर्फ डिफेंस में नहीं खेल रहा, उसकी रणनीति बदल चुकी है। हीली ने नेवी के ऑपरेटिंग रूल्स बदल दिए हैं और ब्रिटिश जहाज यानतार के और भी करीब जा सकते हैं। मतलब पहले तुम हमें देखते थे, अब हम तुम्हें देखेंगे। ब्रिटेन ने चेतावनी दी है, अगर यानतार दक्षिण की ओर बढ़ा तो यूके सैन्य विकल्प अपनाने से नहीं हिचकेगा। रूस की दलील हमेशा की तरह अलग है। रूसी एम्बेसी कहती है यानतार तो बस एक समुद्री रिसर्च वेसल है। रूस ने ब्रिटेन पर आरोप लगाया कि वो रूस के खिलाफ अफवाह फैला रहा है, लेकिन नेटो देश को रूस की इन सफाइयों पर जरा भी भरोसा नहीं। सबसे बड़ा सवाल है, आखिर इस खेल का अंत कहाँ है? क्या यानतार का मिशन सिर्फ जासूसी है या वो किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है? क्या ये रूस की चेतावनी है कि अगर पश्चिम यूक्रेन का साथ देगा तो रूस समुद्र की गहराइयों में पलटवार करेगा, या फिर ये नेटो के लिए एक नया मोर्चा खोलने का प्रयास है? समुद्र की सतह पर सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन गहराई में एक खतरनाक खेल चल रहा है। रूस का यानतार पानी के नीचे की दुनिया को हथियार बना रहा है और ब्रिटेन अपनी सीमाओं की हर इंच को बचाने के लिए तैयार खड़ा है। ये लड़ाई अभी ऊपर पानी में शुरू नहीं हुई, लेकिन नीचे अदृश्य अंधेरे में युद्ध की पहली आवाज सुनाई दे चुकी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।